गॉसेस थ्योरम चल रहा है और गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशंस, इसकी 6-7 एप्लीकेशन है। उसमें से अपन ने कल थर्ड एप्लीकेशन पढ़ा था इसका, और थर्ड एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि देखो थर्ड एप्लीकेशन क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, इसमें कल अपने फाइंड कर लिया था नंबर 1 कि आर ग्रेटर देन आर जब पॉइंट बाहर है। स्फेरिकल शेल क्या होता है बेटा, देखो ये कोई स्फीयर है आर रेडियस का और इसके सरफेस पर चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, चार्ज स्फेरिकल शेल। और ये स्फीयर कैसा है, होलो स्फीयर है, खोखला स्फीयर है ये। और कल अपन ने कर लिया था कि इससे बाहर के पॉइंट पर, यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो कैसे फाइंड करते हैं। और कल जो आउटसाइड में जो हमारे पास ई आया था, ई आउट याद करो 1/4πε0 Q/r², या ई आउट इज इक्वल टू के Q/r²। ये रिजल्ट कल के टॉपिक में था हमारा, जब पॉइंट कहाँ था, बाहर था। ठीक है, अब अगर मान लो ये पॉइंट बाहर नहीं होकर के अंदर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, देखो तो पॉइंट बाहर नहीं है, पॉइंट बाहर नहीं है, अब पॉइंट कहाँ है, अंदर है। देखो अंदर के किसी पॉइंट पर है, मान लो यहाँ पर है। अब अंदर के पॉइंट पर निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अंदर गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, अंदर गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे अपन। ठीक है, तो अब ई इन निकालने के लिए आर लेस देन आर व्हेन पॉइंट इनसाइड द शेल, शेल के अंदर अगर पॉइंट है वही लगाएंगे, इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस E dot dA is equal to 1/ε0 times Q enclosed by the surface। ध्यान से देखो, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो इसका मतलब Q in is equal to 0, Q in 0 तो इसका मतलब इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस E dot dA ये भी 0 और ये 0, इसका मतलब E in भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर कोई स्फेरिकल शेल है और स्फेरिकल शेल के बाहर के पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो दैट इज इक्वल टू KQ/r², यानी कि ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और यदि अगर पॉइंट अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E in इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट r इज इक्वल टू आर। r इज इक्वल टू आर का मतलब क्या हुआ, सरफेस। अगर पॉइंट सरफेस पर है तो कैसे करेंगे, देखो ई आउट क्या है, KQ/r², जहां पर r ग्रेटर देन r है तो ई सरफेस क्या हो जाएगा बेटा, KQ/R², क्योंकि r इज इक्वल टू r है। तो तीनों जगह हो गया, बाहर के पॉइंट पर KQ/r², अंदर के पॉइंट पर E इज इक्वल टू 0 और सरफेस पर क्या हो जाएगा, KQ/R²। नोट कर लो फटाफट जरा, 1 मिनट में नोट कर लो, फिर इसका ग्राफ समझाऊंगा मैं तुम्हें। ऐसे 3 स्फीयर आएंगे, ध्यान रखना, ओनली 2 स्फीयर नहीं है, 3 स्फीयर होंगे। ये पहला स्फीयर है चार्ज स्फेरिकल शेल,
दूसरा आएगा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, फिर तीसरा आएगा चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान रखना 3 तरह के स्फीयर आएंगे। नोट कर लिया? चलो, अगर जल्दी में नोट नहीं कर भी पाओ तो फिर आराम से तुम वीडियो देख करके कर लिया करो, लेकिन कभी भी मैं आपकी नोट्स कॉपी की फोटो कॉपी मंगवा लूंगा, ध्यान रखना, झूठ मत बोलना मुझसे। चलो रिजल्ट समझते हैं इसका। एक बात और समझ लो साथ में, ये जो टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, ऐसे कैसे ही सेम एक और टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये क्या है? चार्ज स्फेरिकल शेल। दूसरा टॉपिक क्या आएगा? चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। लेकिन दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। ध्यान रखिएगा दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों में स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज, इन दोनों में चेंज क्या है? स्फेरिकल शेल तो पहले से होलो होता है और उसके सरफेस पर चार्ज होता है। दोबारा सुनो, स्फेरिकल शेल होलो होता है और उसके सरफेस पर चार्ज होता है। लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होता है? अंदर भी चार्ज होता है। कैसे? क्योंकि कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान से समझो, कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी पोजीशन आती है इक्वल हो जाता है, और फिर अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाता है वहां पर? जीरो। सॉरी, जब उसको अपन चार्ज करते तो क्या होता है? उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इसका मतलब अब इसको और चार्ज देंगे तो कहां जाएगा? वो उसके सरफेस पर जाएगा, और सरफेस पर जाएगा तो ये जो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और चार्ज स्फेरिकल शेल दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो दोनों के लिए एक्सप्रेशन भी सेम है, और दोनों के लिए स्फेरिकल वो एक्सप्रेशन भी सेम है, और दोनों के लिए ग्राफ भी सेम है। इसलिए मैं दोनों का एक साथ बना रहा हूं। देखो इधर पॉइंट नंबर 1, आर ग्रेटर देन आर, इसका मतलब आउटसाइड। आउटसाइड में ई आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ई डिक्रीज होगा। दूसरा आर इज इक्वल टू आर, सरफेस, सरफेस पर ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। और तीसरी बात, आर लेस देन आर, यानी कि इनसाइड ई इन, ये क्या है यहाँ पर? जीरो। तो अगर इसका ग्राफ अपन ड्रॉ करें, देखो ये आर लेस देन आर है इन, ये आर इज इक्वल टू आर है सरफेस, ये आर ग्रेटर देन आर है आउट। ये मान लो ई मैक्सिमम है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा? देखो ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक तो क्या हो गया? ई इन इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर क्या है? मैक्सिमम। इस सरफेस पर क्या हो जाएगा? ई मैक्सिमम। और जब बाहर जाएंगे तो तेजी से डिक्रीज होगा। इसका मतलब ई आउट
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये ग्राफ कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो विच ग्राफ इज परफेक्ट फॉर द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या चार्ज स्फेरिकल शेल, दोनों के लिए ये ग्राफ है, 2-3 बार पूछा गया, ध्यान रखना। दोनों का अंतर समझ में आ गया। कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है चार्ज, और स्फेरिकल शेल क्या होता है चार्ज, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। जब इलेक्ट्रिफाइड किया जाता है, उनको चार्ज दिया जाता है, तो दोनों पर जो चार्ज होता है उसके सरफेस पर होता है। 2 बातें और याद रखना, मैं लिखवा दूंगा अभी, आप नोट करो इसको। नोट कर लो, कंडक्टर के बारे में 2 चीजें मैं भी और लिखवा देता हूं तुम्हें। यस सर। सुनो, अब हमें ये पता लग गया कि कोई भी अगर कंडक्टिंग स्फीयर है या कोई भी चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और जब हम बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से डिक्रीज होता है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ई विद आर। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएशन ऑफ ई विद आर। वेरिएशन ऑफ ई विद आर मतलब आर के साथ ई में क्या वेरिएशन है, ये ग्राफ शो करता है। ठीक है। कंडक्टर के बारे में 2 बातें और याद रखेंगे, और मैं बार बार पूछूंगा, ये 100 जगह काम आएगा कम से कम। कंडक्टर के बारे में 2 बातें क्या बताई थी मैंने? और कंडक्टर नंबर 1, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a charged conductor, a charged conductor, या इसमें स्फीयर भी हो सकता है, कोई भी हो, मतलब शेप कोई भी हो सकता है, कोई भी शेप हो, उस शेप को अगर अपन चार्ज करते हैं, कंडक्टर उसको चार्ज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज 0, हमेशा क्या होता है? 0। और दूसरी बात, चार्ज गिवन टू ए स्फीयर, चार्ज गिवन टू अ स्फीयर, ठीक है ना, चार्ज गिवन टू अ स्फीयर spread over the surface uniformly। किसी भी स्फीयर को जब अपन चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज गिवन टू स्फीयर स्पीड स्प्रेड ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली, ये दूसरी बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है। इसका आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, या कि किसी बुक में भी पढ़ा होगा, कि अगर मान लीजिए कोई बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है बहुत तेज, ठीक है, तो उस समय आपको कार में बैठे रहना, आप कार से जा रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, उस समय आपको कार में बैठे रहना सेफ है या किसी पेड़ के नीचे जाकर के खड़े होना सेफ है? बताओ। कार के अंदर बैठे रहना ठीक रहेगा, जबकि चार्ज कंडक्टर जो कार होती है वो कंडक्टिंग सरफेस होता है उसका, या किसी पेड़ के नीचे खड़ा रहना सुरक्षित होगा? इसका आंसर है कि कार के अंदर हम अगर बैठे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जब बिजली गिरेगी तो क्या होगा? बिजली गिरेगी, इसका मतलब हमने चार्ज दिया, और मैंने क्या सीखा? चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर स्प्रेड्स ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर हम कार के अंदर बैठे हैं तो वी विल बी सेफ। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखेंगे। फॉर कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, चाहे वो स्फेरिकल है चाहे वो किसी भी शेप का है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? 0। और दूसरी बात, चार्ज गिवन टू ए स्फीयर स्प्रेड्स ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नोट कर लो इसको।
चलो देखिए, a spherical conductor of radius 10 centimeter is given charge 500 microcoulomb. ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट नंबर 1 5 सेंटीमीटर, नंबर 2 10 सेंटीमीटर और नंबर 3 20 सेंटीमीटर। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हमें 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक तो 5 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर और 20 सेंटीमीटर पर। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हुआ, और ये स्मॉल r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, r लेस देन r। तो फर्स्ट केस में तो क्या हो गया, r लेस देन r, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। तो पॉइंट कहाँ चला गया, अंदर। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ई इन क्या हो गया बेटा, 0। नंबर 2 r इज इक्वल टू r, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर क्या है, इसका सरफेस, और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, अभी मैंने क्या बताया था, ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। के क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है, 500 माइक्रोकूलम, चेंज कर देंगे 10⁻⁻6। r 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे तो सरफेस पर आ जाएगा। और तीसरा r ग्रेटर देन r है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, तो E आउट हो जाएगा। और E आउट क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻⁹, 500 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इन तीनों को सोल्व कर दो तो हमारे पास अंदर, बाहर और सरफेस पर फील्ड आ जाएगा। सोल्व करो जरा।